नंबर सिस्टम की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। हमने पहली वीडियो में कुछ वेरी प्राइमरी चीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या हैं, और थोड़े बहुत उनके एग्जाम्पल देखे थे हमने। बच्चों, इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा ये चीज़ हम देख लेते हैं। पिछले वीडियो में भी हम देखा था कि किसी फ्रैक्शनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो चीज़ हमने तो कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन हम और उसमें से लगा लेते हैं, जिससे कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो बोर्ड पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हम कर लेते हैं। इसके बाद इसी वीडियो में हम एक्चुअल क्लास 9th में जो हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा कोर्स स्टार्ट था, कि रेशनल नंबर क्या है और उस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस है, जो आपके एक्सरसाइज वाइज जो है, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहला है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कि 2 3/8 -1 5/7 8/5 -11/7 4 क्वेश्चन हमने लिया है। इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें मालूम है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-4 क्वेश्चन और करा देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि पहला है कि 2 3/8 जैसा कि हम पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इस नंबर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 18 2 16 3 19/8 ये 19/8 भी कहलाएगा। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 2 + 3/8, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। और दोनों ही तरह से हम समझ करके और इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई बच्चा कहे कि हम ऐसे समझ के कर रहे हैं, कोई दोनों की बात सेम होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये 0 है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि 19 × 1/8 19 × 1/8 है ना। इसका मतलब कि 19 × 1/8, तो कहने का मतलब है कि 1/8 1/8 1/8 1/8 1, यानी 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, आपको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा हम 0 को और इधर कर लेते हैं कि हमें ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाएगा, इधर पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि 1 को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, तो पहले ही हम 8 इक्वल पार्ट्स ले लेंगे और उसको 1 मानेंगे फिर। ठीक है, देखिए जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। अब इसको हम मानेंगे 1। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया 2। और यदि आगे जरूरत है तो हम और कर लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया 3। और इतना ही डिस्टेंस लेकर के आगे भी हम, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें सब पार्ट बनाए हैं, वैसे डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, या यदि आप इस तरह से सब डिवीजन बना के भी 4 लिखें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन सब डिवीजन की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने बनाया नहीं उसको। कोई बना भी सकता है तो गलत नहीं है। अब हमें देखते हैं कि 19 × 1/8, तो देखिए ये 1 × 9/8 है, ये 2 तस्गिनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ये और ये कितना हो गया 8 8 16 और 17 18 और 19, यानी कि ये वाला पॉइंट मिला हमें, ये वाला पॉइंट मिला 19/8 का, ये वाला पॉइंट मिला। कोई बच्चा कहता है कि इस चीज को मैं ऐसे समझूंगा, तो इसका मतलब 2 तक तो कंप्लीट है, तो 2 तक तो यहां से लेकर के यहां तक तो कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, तो यहां तक, तो यहां के बाद 3 बार और 3 बार 1/8 आगे बढ़ना है। तो देखो 1 2 3, तो बात तो वही आई, यही पे। तो चाहे ऐसे समझ लीजिए या चाहे इस नंबर को चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, बात एक ही आएगी। तो ये क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा देता हूं, आप वीडियो पॉज करके चाहे तो नोट कर सकते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है -1/5/7। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 + 5/7, या दूसरा बच्चा कह सकता है कि मैं इसको फ्रैक्शन बना के, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बना के लिखूं तो इसको कैसे लिखते हैं, 7 × 1 = 7 + 5 12, 12/7। और इसका मतलब है कि 1/7 है कितनी बार, 12 टाइम्स। इसका मतलब है कि 1/7 कितनी बार है, 12 टाइम्स है। तो चलिए पहले ऐसे करते हैं, नंबर लाइन बनाइए और यहां अब चूंकि देखिए यहां ये नेगेटिव नंबर है तो हमें जीरो के इधर आना है, तो हम जीरो उधर ले लेते हैं ताकि हमें इधर स्पेस मिल जाएगा ज्यादा। ऐसे कर लिया हमने, ठीक है। और जीरो हम इधर ले रहे हैं कि इधर तो पॉजिटिव होगा 1 2 3 और इधर नेगेटिव होगा, तो हमें नेगेटिव आना है, इस साइड में आना है। कितना आना है, चलिए पहले इस हिसाब से करिए कि 1 तो 1 तो मान लीजिए कि हम अब कितना 1 लेंगे, देखिए हम इसको देखते हुए हमें 1 को डिफाइन कर, 1 को हमें मतलब हमें मार्क करना है 1 कि कितना हमें लेना है 7 टाइम्स 5 टाइम्स 1/7, हमें लेना है 5 टाइम्स 1/7। तो देखिए 1 तक तो यहां तक मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, तो ये हो गया आपका 1। हालांकि हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 तक दिखाने के लिए हमें डिवीजन की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ हमें ये लेना पड़ेगा, इसलिए हमने 7 डिवीजन बना लिया। अब इतने ही डिवीजन से हम सेम इक्वल पार्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 2, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 3, और ये है माइनस में, है ना, ये माइनस में है ये। तो अब आप चलिए यहां पर 1 पूरा का पूरा 1, पूरा यहां से यहां तक -1, ये पूरा का पूरा नंबर माइनस में है ये, तो ये 1 नहीं हम समझेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, -1 पढ़ेंगे। तो हम यहां से यहां तक तो आ गए, ये -1 तक यहां तक, और 1 के बाद 5 बार 1/7 कितनी बार, 5 टाइम्स। तो चलिए 1 के बाद 1 2 3 4 5, ये आ गया ये। तो इसको हम लिखेंगे, अब ये वाला जो हमें मिला, ये क्या मिला, ये यानी -1 5/7, -1 5/7। अच्छा, दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करके, हम मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट नहीं, इसको फ्रैक्शन बना लिया हमने, यानी इसमें मल्टीप्लाई करके इसको फ्रैक्शन बना लिया। तो 12/7 है, 12/7 का मतलब है कि 1/7 कितनी बार, 12 बार। आप तो सीधा 1/7 12 बार काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और 5 बार और 1 2 3 4 5, तो 7 और +5 कितना होगा, 12 टाइम्स 1/7, क्योंकि हर पार्ट 1/7 है, इसलिए 12 टाइम्स 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 कितनी बार, 12 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से हम इसको दूसरे तरफ से भी जब हम करेंगे तो हमारा नंबर यहीं पर आएगा। तो मैं ये समझ सकता हूं कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, लेकिन फिर भी यदि आपको नहीं है किसी कारण से क्लियर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि ये बात आपको क्यों समझ में नहीं आई और मेरे बताने में कहाँ कमी रह गई है, हम उस पर विचार करेंगे और दोबारा आपको ये चीज़ मैं समझाऊंगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है कि 8/5। तो 8/5 को कोई बच्चा कह सकता है कि मैं 8 × 1/5 पढ़ूंगा, इसको 8 × 1/5 पढ़ूंगा, यानी कि 1/5 8 टाइम्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 × 8, ऐसे 1/5 तो है लेकिन कितनी बार है, 8 बार है। और दूसरा बच्चा कहेगा कि नहीं जी, मैं इसको तो मिक्स फ्रैक्शन बनाऊंगा, यानी मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, इसको आप लिखेंगे 1 + 3/5, ऐसे पढ़ेंगे,
यानी इसका मतलब है 1 तो कंप्लीट है, और इसको कहेंगे कि 3 टाइम्स 1/5, 3 टाइम्स 1/5 इसको पढ़ेंगे। तो दोनों ही व्यू से हम फिर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए अब चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो मुझे इस साइड में रहना है, तो हम 0 यहां ले रहे हैं, 0 ये। अब देखिए ये 1/5 8 टाइम्स, तो आपको पता है कि ईच नंबर को हमें 5 टाइम्स में डिवाइड करना है, तो पहले 5 5 बना के फिर उसको 1 लेंगे हम। यानी ये हो गया 0, ये 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 2 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 3 हो गया, और इस तरह से आगे। ठीक है, तो चलिए 8 टाइम्स गिनिए 1/5, तो ये ईच कितना है 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 8 टाइम्स 1/5, यानी 8/5। 8/5 को आपने ऐसे दिखा दिया। यदि ऐसे सोचें तो 1 तक तो हमें कंप्लीट जाना है, यहां तक तो कोई बात नहीं है, तो 1 तक हम आ गए यहां से लेकर के यहां तक। इसके बाद 3 बार 1/5, 3 टाइम्स 1/5, तो 1 के बाद 1 2 3, 3 बार 1/5, तो इस तरह से हम सेम जगह पर पहुंचे। तो आप ऐसे भी दिखाएंगे, तो इसी ये नंबर आप यहीं पे दिखाएंगे। तो इस तरह से दोनों ही मेथड से हम सेम पॉइंट के ऊपर में पहुंचेंगे। आपकी मर्जी, आपको जो सूट करता है वो समझ लीजिए। हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि दोनों ही मेथड मत लगा दीजिएगा, हम आपको समझने के लिए ये कह रहे हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, वैसे आप समझ लीजिए इसको। अब दोनों मेथड आप करेंगे तो हम तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं ये चीज। अब आप किसको समझाएंगे? आपको तो ये दिखाना है एग्जाम में कि मुझे आता है, तो इसलिए आपको ये एक मेथड से इसको कर दीजिए सिर्फ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th क्वेश्चन है कि ये है -11/7। तो -11/7 को -1/7 कितनी बार? 11 टाइम्स। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 + 4/7, 7 4 11, 11/7। ठीक है, तो यदि हम एक नंबर लाइन बनाएं, चूंकि आप देख रहे हैं कि नेगेटिव नंबर है, तो हम इस नेगेटिव साइड में ज्यादा जगह छोड़ेंगे। तो अब ये नंबर लाइन है। सॉरी यदि हम एरो नहीं डाल पा रहे हैं, गलती से यदि भूल गया हूं, तो प्लीज आप एरो डाल लीजिएगा। समझिएगा कि एरो, ये नंबर लाइन है, तो इस पे एरो रहना मस्ट है, अदरवाइज इसके लिए भी मार्क्स कटता है। तो चलिए, अब हमें कितनी बार 1 को कितने भाग में डिवाइड करना है? 7 बार में। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ये बना 1। फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये बना 2। और इस तरह से आप चाहें तो इसमें सब डिवीजन बनाइए या ना बनाइए, लेकिन इतना डिस्टेंस को मेजर करके यहाँ पर काट लीजिए। ये हो गया 3, और ये नेगेटिव्स में है ये, और इस तरह से ये नंबर आगे की तरफ। आप नंबर लाइन चूंकि बना रहे हैं, तो यदि आप पॉजिटिव साइड में भी बना लेते हैं 1 इधर, तो गलत नहीं है, बना लेना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट पॉजिटिव साइड में भी एक नंबर दिखा दीजिए। ठीक है ना? तो चलिए, कितने बार है 1/7? 11 टाइम्स। तो इधर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया यहाँ पे माइनस क्या? -11/7, ये आ गया। अब यदि यहां हम दूसरे तरह से सोचें, तो 1 तक तो कंप्लीट आना है, तो यहां से लेकर के 1 मतलब यहां तक हम कंप्लीट आ गए, यहां तक पहुंच गए हम। और यहां के बाद हमें फिर कितनी आना है? 4 बार, 4 टाइम्स 1/7। तो 1 यहां के बाद 1 2 3 4, तो हम यहां पहुंच गए। तो इस तरह से हम इस नंबर को ऐसे भी यदि हमने दिखाया, तो -1 + 4/7। तो दोनों ही तरह से हम सेम ही पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो ये नंबर लाइन के ऊपर में किसी भी नंबर को आपको दिखाना है, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों, तो बहुत अच्छी बात है। अब
एक्चुअली शुरू होता है आपका रियल 9th क्लास का सिलेबस। ठीक है, तो 9th क्लास में भी इनका इंट्रोडक्शन जरूरी था, इसलिए हमने इनको इंट्रोडक्शन दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं रेशनल नंबर। देखिए, हमने सोचा है कि एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन तो हम दे ही रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बाद हम जो एनसीईआरटी के एग्जाम एक्सरसाइज हैं, इन सारे एक्सरसाइज को हम करेंगे। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को हम एक साथ करेंगे। और बच्चों, डिटेल्स में जिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, उनको यूँ कहिए कि एडवांस, जैसे RS अग्रवाल की बुक है, RD शर्मा है, या और भी क्वेश्चंस बेटे आते हैं, एग्जाम्पलर है, या जो यूलाइक वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, उनमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स वगैरह होते हैं, उनमें भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चंस का कलेक्शन, यानी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं सोच रहा हूं कि अलग से वीडियो बनाऊं और मैं आपको डालूं, ताकि जो प्रिमिटिव पहली स्टेज में है, पहला लेयर में है जो बच्चे, तो आप एनसीईआरटी में देख के समझ लीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे ज़्यादा चाहिए, तो आप उस वीडियो को देखिए। मैं आपको श्योर करता हूं कि दोनों वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आपको मिलेगा, चाहे वो पूरा सैंपल पेपर्स हो या कोई भी पेपर्स किसी स्कूल के द्वारा, किसी कोचिंग सेंटर के द्वारा या किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया होगा, और उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है बेटा, आप जरूर करेंगे 100%। एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। मैंने देखा है कि बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते हैं। मैथ तो आता है, कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरा मैथ तो अच्छा है, मैथ आता है, लेकिन कैलकुलेशन में वो गलतियां कर बैठते हैं। कैलकुलेशन में जल्दी कर लेते हैं, ये कहिए या ये भी कहिए कि कैलकुलेशन के लिए बेटा आजकल के जो न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, बच्चों को टेबल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब चीज़ों पे फोकस्ड नहीं किया जाता है, बहुत वीकली फोकस्ड किया जाता है स्कूलों में। और दुर्भाग्यवश पेरेंट्स भी जो हैं वो नहीं कर पाते हैं कि बच्चों, पेरेंट्स के पास टाइम कहाँ होता है। पेरेंट्स या तो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या सर्विंग होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है आज के ज़माने में कि वो अपने बच्चों को देख पाएँ। और इस कारण से मैं समझता हूँ कि ये कमी रह जाती है। तो अपने कैलकुलेशन को आप कैसे सही करेंगे, ताकि आप सामने क्वेश्चन को देखिए, आप कैलकुलेट करिए, और उस कैलकुलेशन के बाद आपके मन में 1% भी फियर ना हो कि हमारा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है। वो ट्रिक्स, वो थोड़ा एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अलग बात है, वो अलग से बताऊंगा। आप बिलीव मानिए, यदि हमारी बात में आप 2 हफ्ता यदि एक्सरसाइज को करते हैं, तो 2 हफ्ता के बाद आपका कैलकुलेशन ऐसे स्ट्रांग होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपके मन से कैलकुलेशन, मैथ का फियर ही भाग जाएगा, एकदम से। ऐसे हमने प्रैक्टिकली किया है और देखा है करके बच्चों के ऊपर में। बच्चे वैसे करते हैं जैसे कैलकुलेटर, एक बार करने के बाद कहते हैं कि सर गलत हो ही नहीं सकता। आज सच बता रहा हूँ, गलत नहीं होता है बेटे। तो वो हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आइए हम शुरू करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। ये आपका एक्चुअल 9th क्लास यहीं से स्टार्ट हो रहा है। रेशनल नंबर्स। बच्चों, रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये है कि जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जाए उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। P/Q। तो P क्या है और Q क्या है? P भी एक इंटीजर है और Q भी एक इंटीजर है। इंटीजर मीन्स आपने पढ़ा है कि इंटीजर 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। 3 तरह के इंटीजर होते हैं। तो P तो तीनों तरह का इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। Q जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। Q भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब
थोड़ी सी हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। यदि क्यू जीरो हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए कोई भी नंबर में यदि आप जीरो से डिवीजन लगाते हैं, जैसे सम नंबर है 1/0, इसका मतलब यही हुआ ना कि 1 में 0 से डिवीजन लगाना, या 2/0, 2 में 0 से, या सम कोई भी एनी नंबर m/0। इसका मतलब ये है कि ये डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब होगा कि 0 से उसमें डिवीजन लगाया जा रहा है। तो किसी भी नंबर में 0 से आप डिवीजन लगाते हैं तो ये नॉट डिफाइंड एक नंबर आता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि ये नंबर का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है इसका, ये हमारे मैथ में यूज नहीं होता है। इसका मतलब इतना ही है। ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है। ये कितना बड़ा नंबर आप समझिए, ये इम्प्रैक्टिकल नंबर है। आप इसको लिखते रहिए सारी जिंदगी और फिर भी वो नंबर उससे भी बड़ा है, ये इसका मतलब है। आप बस एक लाइन में याद करिए कि ये मीनिंगलेस नंबर है, इसका हमारे मैथ में कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब किसी भी नंबर में 0 से डिवीजन लगाते हैं तो इन्फिनिटी क्यों आता है, इस पे थोड़ा सा हम, ये हमारे सिलेबस की चीज़ नहीं है, हम समझने के लिए थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। देखिए एक कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि 5 एक डिजिट है, एक नंबर है। 5 में यदि आप 5 से डिवीजन लगाते हैं तो क्या होता है, ये 1 होता है। और 5 में यदि 6 से डिवीजन लगा देते हैं तो ये इससे छोटा हो जाएगा। फिर 5 में 7 का डिवीजन लगाते हैं तो ये उससे भी छोटा होगा। फिर 5 में 8 का डिवीजन लगाते हैं तो ये छोटा। मेरा मतलब ये है कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है, वो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती चली जाती है। इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। अब मान लीजिए कि 8 करते 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 8 करते करते डिनोमिनेटर की वैल्यू एक बहुत ही बड़ा नंबर ले लिया, 5/, तो छोटा होते 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 ये नंबर कितना छोटा हो सकता है? 0 से तो छोटा कोई नंबर नहीं होता है। हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव नंबर मत जाइए। पॉजिटिव नंबर्स में 0 से छोटा कोई नंबर नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि ये नंबर हमें 0 मिलेगा, एकदम छोटा हो जाएगा, लिस्ट घट के एकदम छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है वो नंबर छोटा होता जाता है। और चूंकि इन्फिनिटी से बड़ा कोई नंबर नहीं होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से बड़ा, तो इसलिए इन्फिनिटी से किसी नंबर में डिवीजन लगा देंगे तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा इस साइड में। अब 5 में यदि आप 4 से डिवीजन लगाते हैं तो डेफिनेटली ये नंबर बड़ा हो जाएगा, इससे ये बड़ा हो जाएगा। यदि 5 में आप 3 से डिवीजन लगा देते हैं तो इससे बड़ा ये नंबर हो जाएगा। 5 में यदि आप 2 से डिवीजन लगा देते हैं तो बड़ा हो जाएगा। 5 में यदि आप 1 से डिवीजन लगा देते हैं तो ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। और इस तरह से आप बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। 5 में सबसे छोटा, अब 0, 1 से छोटा क्या हो सकता है? 0। पॉजिटिव ही बात कर रहे हैं, नेगेटिव मत जाना है आप। यानी जैसे जैसे हम छोटा डिनोमिनेटर करते चले जा रहे हैं, यानी कि हम 0, तो ये नंबर कहाँ पर पहुँच जाएगा? देख रहे हैं ना, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब डिनोमिनेटर को हमने लिस्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। कितना मैक्सिमम? इन्फिनिटी। ये नंबर इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और इसके बीच में हम थोड़ी वैल्यू और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसके बाद 5 में यदि 1 की जगह 1/2 कर दिए तो ये कितना हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा। 5 में यदि 1/2 से आपने डिवीजन लगाया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। देख रहे हैं, डबल हो गया। तो इससे ये बहुत ही डबल हो गया, जस्ट डबल। उसी तरह से 5 में यदि 1/3 से कर देंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ये 3, तो ये 15 हो गया, यानी इसके 3 टाइम्स हो गया। तो डिनोमिनेटर जैसे जैसे आप छोटा करते जा रहे हैं, ये नंबर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बच्चों बताइए कि बीच में ऐसे गैप देते हुए 5 को हम छोटा, मतलब लिस्ट नंबर 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। कितना? ये इन्फिनिटी, लगभग इन्फिनिटी हो जाएगा ये नंबर। तो
हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर जैसे जैसे छोटा करते जाते हैं नंबर बड़ा होता जाता है, तो डिनोमिनेटर को हमने यदि 0 कर दिया तो ये नंबर मैक्सिमम हो गया, यानी ये नंबर हम इन्फिनिटी, इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो मुझे अब पक्का उम्मीद है कि यदि किसी भी नंबर में 0 ऊपर है और नीचे कोई नंबर है, तो नीचे कोई भी नंबर है, मान लो इन्फिनिटी है, ये इसकी जरूरत हमें पड़ेगी ट्रिगोनोमेट्री में, 0 बाई इन्फिनिटी है, 0 बाई 5 बाई एनी नंबर m बाई 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और यदि 0 बाई m है, यदि 0 ऊपर में है, यदि 0 ऊपर में है तो इसका मतलब होता है 0 बाई m, तो ये होता है 0। इसका मतलब ये है कि नीचे 0 है, इसका मतलब है कि 0 से डिवीजन लगाया गया है, और यदि ऊपर 0 है इसका मतलब है कि 0 इंटू 1 बाई m है, यानी 1 बाई m में 0 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो फिर हम बताएंगे दोबारा जब ये जरूरत आएगी। तो अभी हमने रेशनल नंबर के कंटेक्स्ट में हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसलिए जब भी हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q यदि 0 हो जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा। अब इसके पहले आपने देखा है इंटीजर्स के बारे में पढ़े हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर so on, और इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड so on इधर। तो बच्चों इंटीजर्स के अंदर में ही देखिए, यहाँ से इधर ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ये 1 एंड राइट साइड 1 के लिए। ये 0 यदि शामिल कर लिया आपने तो 0 एंड इसके राइट साइड सारे होल नंबर्स है, इसके इधर सारे नेगेटिव नंबर है। तो इन सारे ही नंबर्स को क्या हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ जी, देखिए इसके नीचे में यदि आप 1 लगा दें सब में तो p बाई क्यू फॉर्म हो गया, p बाई क्यू फॉर्म हो गया। p कुछ भी हो सकता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, q भी कुछ भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, सिर्फ 0 नहीं हो सकता है। तो देखो डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर 0 किसी में भी नहीं है, इसका मतलब ये सारे नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0 बाई 1, or all the negative integers can also be written as p by q form, so all the negative integers is also rational numbers, यानी all integers are rational numbers। ठीक है, और integers तो है ही, fractions। अब फ्रैक्शन दो तरह का होता है ना, फ्रैक्शंस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे कि 1/2, 2/3, 4/5, 6/7, 9/11 और इस तरह से न जाने कितने। ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, 2/1, 3/2, 5/3, 6/5, 11/7, 9/2, और बहुत बड़ा लेना चाहते हैं तो ये भी ले लीजिए, कुछ 999 समथिंग 56, ऐसे कुछ भी ले लीजिए। तो ये सारे के सारे नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, क्यू नीचे वाला जो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें किसी में भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑल द फ्रैक्शंस, चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर, सारे फ्रैक्शंस जो है वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है,
तो आपने क्या देखा कि ऑल द इंटीजर्स आर फ्रैक्शनल नंबर एंड ऑल द फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। अब बात होती है कि इसको हम मिटा देते हैं बच्चों, आप इसे नोट कर लेना। अब बात एक थोड़ी सी और आप जानिए रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर कहता है कि p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए, है ना। p एंड q आर इंटीजर्स। अब देखिए, मान लीजिए कि एक नंबर है √2/√8। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो क्या कहेंगे आप बताइए। वीडियो को पॉज करके और थोड़ा सोचिए। देखिए, डेफिनेटली p और q दोनों ही जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो √2 इंटीजर तो है नहीं, क्योंकि √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 ऐसा कुछ आगे। और 8 को भी तो ऐसे 4√2 हम लिख सकते हैं, यानी कि 4 × 1.414 ऐसे। तो आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर का नंबर भी इंटीजर नहीं है, नीचे का नंबर भी इंटीजर नहीं है। तो √2/√8 को आप इंटीजर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कुछ लोग कह सकते हैं कि कहेंगे, कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं कहेंगे। लेकिन देखिए बच्चों, √2 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसेबल है ये अपने परमानेंट फॉर्म नहीं है इसका। √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 को तो √2 लिख सकते हैं, √4 को क्या लिख सकते हैं 2√2, और ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली ये √2/√8 रिड्यूस होकर 1/2 बन गया। तो 1/2 क्या है p/q फॉर्म, यानी ये रेशनल नंबर है। इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर है। तो यदि कोई नंबर p और q प्राइमरली इनिशियली यदि वो इंटीजर नहीं है, बट वो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के p और q के फॉर्म में आ जाता है, तो उस नंबर को भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।